हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो कवर होगा ही, लेकिन जो आने वाला एग्जाम है जो 26 में होने वाला है, 2026, जो सितंबर और अक्टूबर में होने वाला है आपके मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए और इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए, जहां पे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मिलने वाला है आप लोगों के लिए। और वो टॉपिक है अपील से रिलेटेड, एपलेट प्रोविजंस एज पर इनकम टैक्स एक्ट, और उस एपलेट प्रोविजन में एपलेट अथॉरिटी का क्या पावर है उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हमारा पोस्ट असेसमेंट प्रोसीडिंग है, जो पिछले लेसन में भी हम लोगों ने आपके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि पैन जनरेशन के बाद, रिटर्न फाइलिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जो असेसमेंट होता है उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, अगर कोई असेसमेंट में एरर फाइंड आउट हुआ है जो कि एपरेंट मिस्टेक है, जो कि सेक्शन 154 जो कि ओल्ड एक्ट के अंतर्गत होता है, उसमें अगर कोई ऐसा दिख रहा जो कि एपरेंट है, उसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। ये आप लोगों को पता ही है ना। ये भी जानते होंगे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि रेक्टिफिकेशन के लिए जो सेक्शंस कोड किए गए थे वो न्यू सेक्शन में कौन सा सेक्शन, न्यू एक्ट में कौन सा सेक्शन आता है, पता है ना। चलिए इस पर हम ज्यादा भी डिस्कशन नहीं करेंगे, हम बेसिकली इस बात पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि हम जो कर रहे हैं आज वो टॉपिक हमारे लिए कितना रेलिवेंट हो सकता है। उसके बाद रेक्टिफिकेशन होता है, रेक्टिफिकेशन के बाद फर्दर अपील या रिव्यू या रिवीजन के लिए जाया जाता है ना। अपील के लिए, रिवीजन के लिए, रिव्यू के लिए, ये दोनों ही, मतलब यहाँ से डायरेक्टली यहाँ भी जा सकते हैं और यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे भी जा सकते हैं और यहाँ से भी यहाँ जा सकते हैं। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके किसी भी ऑर्डर के रिस्पेक्ट में अगर ऐसा पता लगा कि वो कोई डिस्प्यूट मैटर डिस्प्यूटेड है, इन दैट केस असेसमेंट ऑर्डर से सीआईटी अपील में जाना है, रेक्टिफिकेशन से सीआईटी अपील में जाना है। ये दो ऑप्शन होता है। जबकि रिवीजन और रिव्यू की बात करते हैं तो इसके लिए आईटीटी इज द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो रिव्यू और रिवीजन होता है वो बेसिकली हमारे प्रिंसिपल सीआईटी के द्वारा होता है ना। अगर मैं इसको लिखे अगर प्रॉपरली तो यह होता है प्रिंसिपल सीआईटी। और हमारे प्रिंसिपल सीआईटी जो होते हैं, अगर आप देखेंगे तो जो सीआईटी या जेसीआईटी अपील होते हैं उनसे सीनियर होते हैं। ऐसे में सीनियरिटी के ग्राउंड पे सॉरी, कोई भी ऐसा ऑर्डर और रिवीजन या रिव्यू जो पास किया गया है हायर अथॉरिटी के द्वारा, उसके जूनियर सबऑर्डिनेट्स के द्वारा रिवाइज या अपील नहीं देखा जा सकता है। इसीलिए रिव्यू और रिवीजन जो कि आपने देखा होगा कि 263 और 264 सेक्शन में है, उसके अगेंस्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आईटीएटी डायरेक्टली। क्लियर। चलिए अब जेसीआईटी के बाद जो प्रोविजन है वो है जेसीआईटी या सीआईटी अपील के बाद आईटीटी में जाते हैं, और आईटीटी की डिसीजन के बाद हम फर्दर अपील फाइल कर सकते हैं, वो है हाई कोर्ट। इसमें दोनों जा सकते हैं, एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, मतलब रेवेन्यू एंड टैक्स पेयर्स। और सुप्रीम हाई कोर्ट के बाद, सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रोविजन, सुप्रीम कोर्ट के पास जाने का एक ही ऑप्शन बचता है कि आइदर डिपार्टमेंट जाए या टैक्स पेयर्स। क्लियर। तो ये चीज आप लोगों ने देख लिया। अब हम जो इस बात पे आज जो टॉपिक लिए हैं जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके पास ये लेके आए हैं। चलिए ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि जेसीआईटी अपील और सीआईटी अपील दो अथॉरिटी होते हैं। जेसीआईटी और सीआईटी अपील दो अथॉरिटी होते हैं। इस अथॉरिटी की बात करते हैं अगर, तो यहां पे आप देखिएगा कि जेसीआईटी के बाद, या मतलब एओ के बाद जो ऑर्डर पास होता है एओ के द्वारा, उसके बाद जेसीआईटी और सीआईटी अपील में जाते हैं। और जेसीआईटी या सीआईटी अपील में जाने के लिए पहले जो सेक्शन था वो 246 ए था। 246, ध्यान रखिएगा, 246 ए ओल्ड एक्ट के अंतर्गत। जबकि न्यू एक्ट के अंतर्गत आप देखेंगे तो सेक्शन 356 है। यहाँ पे रॉन्गली जो ये करेक्ट नहीं कर पाया हूं मैं फिर से, ये एक्ट है 2000
2025। तो ये 356 अगर आज के डेट में कोई भी अपील की बात करता है और न्यू एक्ट की प्रोविजन की बात करता है तो ध्यान रखिएगा वो आएगा 356। सिमिलरली आईटीटी जो कि 253 प्रोविजन में था कि आईटीटी में अपील फाइल करना है तो 253, तो उसके लिए सेक्शन दिया गया 362। उसी तरह से हाई कोर्ट में फाइल करना है जो 260A होता था, अब 367 होगा, राइट। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में अगर जाने की बात आती है थी तो 261 होता था जो कि अब 368 होगा। ये मैं आपको सिर्फ रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो कि हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। लेकिन आज का जो टारगेट है वो है हमारा जेसीआईटी और सीआईटी अपील के रिगार्डिंग, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग सेक्शन 356। ध्यान रखिएगा 356 न्यू एक्ट के अंतर्गत का ये प्रोविजन है और वहीं पे 246 जो है ओल्ड एक्ट का है। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये रखना है कि आखिर प्रोसीजर क्या है अपील फाइल करने का। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जेसीआईटी और सीआईटी अपील इन दोनों में एक ही एपेलेंट होते हैं, है ना। और वो एपेलेंट या अपील फाइल करने वाले पिटीशन फाइल करने वाले जो होते हैं वो होते हैं एसएससी, टैक्स पेयर। डिपार्टमेंट इज नॉट फाइलिंग एनी अपील बिफोर द सीआईटी अपील, क्योंकि ये अपना अथॉरिटी है। असेसमेंट जो पास होता है वो एओ के द्वारा आता है, आईटीओ या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर के द्वारा पास होता है, राइट। तो उसके अगेंस्ट में जो ऑर्डर पास जो हुआ है उसके अगेंस्ट में जो अपील फाइल होता है या उसके उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जो ग्रीवांसेस होगा या एग्रीव्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर होगा। इसीलिए टैक्स पेयर के पास ही सिर्फ ऑप्शन है सीआईटी अपील फाइल करने का, है ना। अब यहां पे देखिएगा अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन सा है, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में एग्जामिनेशन जो है ना केवल टफ पूछता है बल्कि नेगेटिव मार्किंग भी है। कुछ टफ पूछने का मतलब होता है कि आपके एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्लॉजेज के बारे में पूछे जाएंगे। ऐसे में आप लोगों को अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो प्रॉब्लम होगी या नेगेटिव मार्किंग में फंस जाएंगे। ये ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जेसीआईटी और सीआईटी अपील में फाइल करने के लिए जो अपीलेबल ऑर्डर होता है वो होता है असेसमेंट ऑर्डर, रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, इंटीमेशन प्रोसेसिंग जो होता है 143(1) में जो हम लोगों ने देखा था, या सेक्शन 270 में हम लोग जो देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एसएससी फाइल करेगा। डिडक्टर, एनी डिडक्टर जो डिडक्ट करता है टीडीएस वगैरह जो कि एग्रीव्ड होता है हमारे टीडीएस ऑर्डर 201 क्लॉज 1A के अंतर्गत, है ना। या एनी कलेक्टर, कलेक्टर मतलब टीसीएस कलेक्शन करने वाला, इन तीनों के लिए ये अपील फाइल करने का प्रोविजन दिया गया है, राइट। और वो किससे एग्रीव्ड होगा, वो एओ के द्वारा पास्ड ऑर्डर। या टीडीएस के सेक्शन की बात करेंगे तो वहां पे टीडीएस और टीसीएस के लिए ये डिडक्टर और कलेक्टर जो होते हैं वो एग्रीव्ड होते हैं, जबकि नॉर्मल असेसमेंट, रेगुलर असेसमेंट जो होता है उसके लिए एक एसएससी जो रिटर्न फाइल करता है उसके जो ऑर्डर पास होता है वो एग्रीव्ड होता है। क्लियर। अब यहां पे देखिएगा कि ज्वाइंट कमिश्नर और सीआईटी अपील दोनों के लिए ही रखा गया है कि अपील सुन सकता है। क्लियर। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जेसीआईटी में कौन सा अपील जाएगा और सीआईटी अपील में कौन सा जाएगा, ये आपको सबसे पहले जो क्राइटेरिया डिसाइड करना होगा वो डिसाइड करना होगा कि ऑर्डर पास कौन कर रहा है ना। ऑर्डर कौन पास कर रहा है। अगर आईटीओ ऑर्डर पास कर रहा है ना, तो आईटीओ ऑर्डर अगर पास कर रहा है और वो ऑर्डर एडिशनल के अप्रूवल से, है ना, एडिशनल सीआईटी, एडिशनल सीआईटी के अप्रूवल के बाद कोई ऑर्डर अगर पास होता है देन ऑटोमेटिकली जेसीआईटी अपील के पास वो अपील नहीं जाएगा। इसलिए मैं बोला डिपार्टमेंट में हायरकी होता है, उस हायरकी को अगर आप मेंटेन कर रहे हैं या उसको समझ रहे हैं तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर कोई एओ मींस आईटीओ या असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करता है जस्ट लाइक जैसे रेक्टिफिकेशन ऑर्डर है, उसके लिए एडिशनल के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है, ज्वाइंट कमिश्नर के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे में ऐसे ऑर्डर जो है डायरेक्टली जेसीआईटी अपील के पास भेजा जा सकता है। क्लियर। लेकिन अगर कोई ऑर्डर पास हुआ जिसमें एडिशनल कमिश्नर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है और वो ऑर्डर अप्रूवल के बाद पास किया गया है देन जेसीआईटी अपील विल नॉट लिसन टू द
केस फर्स्ट। सेकेंडली, जैसे इंटीमेशन सीट होता है, इंटीमेशन सीट मतलब क्या होता है, जो कि आपने देखा होगा कि 270 न्यू एक्ट के अंतर्गत 270 और पुराने एक्ट के अंतर्गत 143(1) है ना, जैसे ये 1 हुआ। अगर ऐसे कोई इंटीमेशन प्रोसेसिंग के बाद ऑर्डर पास हुआ है या इंटीमेशन सीट पास हुआ है, उसके लिए जेसीआईटी अपील इज एलिजिबल एपेलेट अथॉरिटी। क्लियर? चलिए, अब यहां पे देखिएगा कि नेक्स्ट प्रोविजन जो है वो है 356 का 246A में, वहां पे बोला गया है कि एनी ऑर्डर, जो कि अब सीआईटी अपील की बात कर रहे हैं, ये ज्वाइंट कमिश्नर की बात हो गई, तो आपने देखा होगा, देखिए लिखा है फाइल्ड बिफोर द ज्वाइंट कमिश्नर इफ एन ऑर्डर रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 1 is passed by or with the prior approval of income tax authority above the rank of डिप्टी कमिश्नर। मतलब क्या हुआ, अगर वो ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर या पीसीआईटी के द्वारा अप्रूवल के बाद ऑर्डर पास हुआ है, तो वो जेसीआईटी अपील में नहीं जाएगा। सीआईटी अपील में कौन सा जाएगा, तो नेचुरल है कि ऐसे सारे अपील्स बाकी जितने भी हैं जो कि एडिशनल के अप्रूवल के बाद पास होते हैं या डायरेक्टली एओ के द्वारा पास होता है या डीसीआईटीओ या असिस्टेंट कमिश्नर के द्वारा पास होता है, वो सारे के सारे केस जो है वो कहाँ जाएंगे, सीआईटी अपील के पास जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे सीवीडीटी के सर्कुलर के अनुसार या स्कीम के अंतर्गत जेसीआईटी के पास डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि कौन सा ऑर्डर जेसीआईटी के पास भेजा जा सकता है, अकॉर्डिंगली भेज दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब आते हैं कि अपील फाइल करने में क्या क्या प्रोविजन ध्यान रखना होता है। तो जो सीआईटी अपील के पास अपील करता है उसके लिए सबसे पहले होता है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म मतलब फॉर्म 35 जो होता है ना, फॉर्म 35 में फाइल करना होता है, ग्राउंड्स ऑफ अपील देना होता है, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स देने होते हैं, ये सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो कि 358 में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर्ली मिल जाएगा कि 358 के अंतर्गत जो प्रोसीजर की बात करता है उसमें है, प्लस लिमिटेशन की बात है। अब लिमिटेशन क्या है, तो सबसे पहले देखिए अमाउंट का लिमिटेशन जो होता है कि कौन कौन सा केस किसके पास जाता है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, कौन सा केस का क्या फी होता है। तो अगर असेस्ड इनकम, कोई भी ऐसा ऑर्डर जिसमें असेस्ड इनकम जो है 1 लाख से कम होता है, उसके लिए जो प्रेस्क्राइब्ड अमाउंट ऑफ फी है वो 250 है। अगर कोई टैक्स पेयर एग्रीव्ड होने के बाद सीआईटी अपील या जेसीआईटी अपील में जा रहा है, तो उसे जो फी के तौर पे करना होगा वो 250, अगर वो इनकम से रिलेटेड है 1 लाख से नीचे। अब इससे ध्यान रखिएगा, अगर 1 लाख से नीचे है तो 250 रुपया, और ऐसे में वो जेसीआईटी अपील के पास जाएगा, है ना, मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। उसके बाद अगर 1 लाख से 2 लाख के बीच में कोई असेस्ड इनकम होता है, तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फी दिया गया है 500 रुपीज। उसके बाद थर्ड पॉइंट है 2 लाख से ऊपर का अगर असेस्ड इनकम है तो उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फी जो है 1000 है। अभी ध्यान रखिएगा, कई जैसे मुंबई जैसे चार्ज में या बहुत जगह ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है, कॉर्पोरेट चार्ज और नॉन कॉर्पोरेट चार्ज होते हैं। मतलब होता है कि कॉर्पोरेट चार्ज में जितने भी इनकम होंगे वो 2 लाख से तो ऊपर ही होंगे, है ना। तो ऐसे में सारे के सारे अपील जितने भी फाइल होंगे उसके लिए प्रेस्क्राइब्ड फी जो होगा वो 1000 ही होगा। इसलिए कई बार जब हम लोग आईटीबीए में काम करते हैं, कहीं रेक्टिफिकेशन करते हैं, ऑर्डर गिविंग इफेक्ट पास करते हैं, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या उसमें कोई चालान ऐसा है जो कि फी से रिलेटेड है। क्योंकि जब ऑर्डर गिविंग इफेक्ट पास कर रहे होते हैं या रेक्टिफिकेशन पास कर रहे होते हैं, तो उनके प्रीपेड या पोस्टपेड चालान का क्रेडिट देना होता है। जब क्रेडिट देते हैं तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं कि जो नॉमिनल फी है अपील फाइल करने के लिए, वो अमाउंट का क्रेडिट हम उसको नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, नहीं देने का रीजन ये होता है, लीगल एस्पेक्ट से बता रहा हूं, उसका रीजन ये होता है कि जब भी अपील का ऑर्डर पास होता है तो वहां पे मेरिट बेसिस पे उनका डिसीजन होता है, चाहे जिसके भी फेवर में हो, टैक्स पेयर के फेवर में हो या डिपार्टमेंट के फेवर में हो। लेकिन जैसे आपने कई बार सुना होगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कि विथ कॉस्ट डिसीजन दिया जाता है कि भाई ये केस जीता गया विथ कॉस्ट। तो ऐसे में जो एक्सपेंसेस इनकर्ड किए जाते हैं फाइलर के द्वारा वो भी रिटर्न किया जा सकता है। तो ऐसा हम लोगों का कोई भी अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर पास नहीं होता है जिसमें ये कहा जाए कि अपील फाइल करने का जो कॉस्ट है वो भी इसको रिवर्ट किया जाए या रिफंड कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा देन दैट फी ऑफ 1500 और 250 विल बी रिफंडेड टू द एसएससी, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
और लास्ट पॉइंट जो है क्राइटेरिया सेक्शन 358 जो कि न्यू एक्ट के अंतर्गत है, उसमें है कि मिसलेनियस कोई भी इस तरह का अपील, किसी भी तरह का अपील फाइल किया गया है तो उसके लिए 250 का प्रोविजन दिया गया है, 250 आपको पे करना होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो है, अगर आप देखेंगे नेक्स्ट की बात, तो नेक्स्ट में वो है लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है भाई? तो जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑर्डर पास करते हैं या जब भी असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं तो जो या इंटीमेशन होता है, इन तीनों के रिसीविंग करने के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज दैट अपील शुड बी फाइल बिफोर द CIT अपील और JCIT अपील। क्लियर? सो फ्रॉम डेट ऑफ सर्विस ऑफ द डिमांड नोटिस, डिमांड नोटिस सेक्शन 156 के अंतर्गत जाता है, जो आप लोगों को पता ही होगा, और न्यू एक्ट में अगर देखेंगे तो सेक्शन 289 है। ओके, और उसके बाद इंटीमेशन सीट की बात करते हैं, तो इंटीमेशन सीट जो 143(1) में पास होता है, अब न्यू एक्ट में 271 की बात होती है ना, 270 असेसमेंट के लिए होता है। तो ये जब भी इंटीमेशन सीट या डिमांड नोटिस सर्व कर दिया जाता है, तो सर्व करने के विद इन 30 डेज में ये अपील फाइल होना चाहिए। क्लियर? तो ये एक प्रेस्क्राइब्ड क्राइटेरिया होता है जिसको कि हर हाल में हमें चेक करना होता है, फॉलो करना होता है। अगर कोई टैक्स पेयर अपील फाइल कर रहा होता है तो ये चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज अपील विल बी रिजेक्टेड। चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन जो है, सेक्शन है 360, जो कि पुराने एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 251 होता है। OA मतलब ओल्ड एक्ट, ओल्ड एक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मैं बार बार जहां भी पॉसिबल होगा आई विल बी ट्राइंग टू मेंशन इट आइदर थ्रू ओरली और थ्रू रिटन फॉर्मेट। तो यहाँ पे 360 में दिया गया पावर ऑफ ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ अपील और CIT अपील्स। करेक्ट? मतलब क्या पावर है, इससे रिलेटेड ध्यान रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग जरूर देखिएगा, या MCQs के तौर पर मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, या आप क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है इस पे भी कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, और पूछा भी गया है कई बार। दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस सेक्शन। सबसे पहले CIT अपील को पावर दिया गया है ऑर्डर पास करने का, है ना। वो ऑर्डर किस एंगल से पास कर सकता है? या तो AO के ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है कि नहीं, AO ने जो किया है एब्सोल्युटली राइट है ना, या AO के ऑर्डर में कोई मॉडिफिकेशन कर सकता है। अब मॉडिफिकेशन दो ही तरीके से हो सकता है, या तो वो इनहेंस कर सकता है ना, या रिड्यूस कर सकता है। मतलब क्या हुआ? बेसिकली पार्टली रिलीफ जिसको बोलते हैं। मतलब होता है कि जैसे AO ने 100 रुपया का एडिशन किया किसी असेस्ड इनकम में, है ना, जैसे मान लीजिए 100 रुपया का एडिशन किया, तो JCIT या CIT अपील ने बोला नहीं बाबा, तुमने जो किया है ना 60 रुपया का तो ओके है, लेकिन 40 रुपया जो आपने ऐड किया है वो रॉन्ग है। तो ये क्या हुआ? पार्टली रिलीफ ऑफ टू द टैक्स पेयर और टू द फाइलर, टू द SSE। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मॉडिफिकेशन किस ढंग से हो सकता है? या तो रिड्यूस हो सकता है या इनहेंस होता है। CIT अपील और JCIT हैज बीन empowered to enhance और टू रिड्यूस। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, कोई किसी ईयर में, कि क्या इनमें से कौन सा पावर CIT अपील के पास नहीं है या है। तो ध्यान रखिएगा, तो ये क्वेश्चन में देखिए, आप टर्मिनोलॉजी पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रिस्टल क्लियर टर्म दिया हुआ है सेक्शन में, और वो क्या है? वो है कंफर्मेशन, रिडक्शन, इनहेंसमेंट और एन्यूलमेंट, है ना। मतलब कि असेसमेंट को एन्यूल कर दिया गया, नल एंड वॉइड कर दिया गया। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए कोई भी ऑर्डर जो कि 271 में पास हो रहा है, मतलब कि आप देखिएगा 144, है ना, बेस्ट 244 नहीं 144, बेस्ट जजमेंट की बात करते हैं। बेस्ट जजमेंट की बात अगर करते हैं, बेस्ट जजमेंट बेस जो होता है ना, जो कि 144 में पास होता है ना। तो बेस्ट जजमेंट का जो ऑर्डर पास होता है वो 144 है, लेकिन न्यू एक्ट के अंतर्गत 271 है। तो यहां पे बोला गया कि एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट मेड अंडर सेक्शन 271, अगर ऐसा कोई ऑर्डर है तो वो जो है सेट असाइड किया जा सकता है। ये एक नया पावर है, नया सेक्शन ऐड किया गया है। ध्यान रखिएगा, नया सेक्शन ऐड किया गया, इसीलिए आज के डेट में बहुत सारे से CIT अपील हैं जो कि सेट असाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, वो ये था कि इनमें से कौन सा पावर CIT अपील के पास है। तो उसमें लिखा हुआ था कंफर्म करना, रिड्यूस करना, इनहेंस करना और सेट असाइड भी। ये एन्यूल नहीं,
बल्कि लिखा हुआ था सेट असाइड। तो एसीआईटी बोलते हैं, एसीआईटी अपील और जेसीआईटी वाज नॉट गिवन द पावर टू सेट असाइड द ऑर्डर, सो टू सेट असाइड द असेसमेंट ऑर्डर, ये पावर नहीं था। बट नाउ दिस सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड एक्ट एज वेल एज न्यू एक्ट। सो अब जो है सेट असाइड करने का प्रोविजन दिया गया है, लेकिन आपको माइंड में ये रखना है कि सेट असाइड कौन सा पावर कर सकता, कौन सा केस कर सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ जो बेस्ट जजमेंट के ऊपर ऑर्डर पास होता है। बेस्ट जजमेंट मतलब एक्स पार्ट ऑर्डर, कई बार एक्स पार्ट भी लिखा रहता है, EXPART, एक्स पार्ट ऑर्डर। तो एक्स पार्ट ऑर्डर मतलब एसएससी ने रिप्लाई नहीं दिया, या एसएससी को प्रॉपरली अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, या एसएससी को जितने भी हम लोगों ने नोटिस भेजा वो सर्व नहीं हो पाया, तो ऐसे में हम लोग बोलते हैं कि नॉन रेस्पॉन्सिव, या एसएससी हैज नॉट रिप्लाइड और कंप्लाइड टू द नोटिस, इसलिए उसके लिए बेस्ट जजमेंट ऑर्डर पास करते हैं। तो 144 का ऑर्डर पास करते हैं, है ना। तो 144 ऑर्डर अगर पास हो रहा है एओ के द्वारा, तो वैसे ऑर्डर को ही सिर्फ सेट असाइड कर सकती है सीआईटी अपील या जेसीआईटी अपील, और किसी भी ऑर्डर को सेट असाइड करने का पावर सीआईटी अपील या जेसीआईटी अपील को नहीं दिया गया। करेक्ट। और सेट असाइड करना मतलब होता है कि वो केस फिर से एओ के पास भेज दिया जाता है और बोला जाता है कि फ्रेश एडजुडिकेशन कीजिए या फ्रेश असेसमेंट कीजिए। राइट। तो पहला क्या हो गया कि असेसमेंट ऑर्डर को अगर कोई पास हुआ है तो उसका कंफर्मेशन, रिडक्शन, इनहेंसमेंट, एन्यूलमेंट कर सकता है। लेकिन अगर बेस्ट जजमेंट के ऊपर ऑर्डर पास किया गया है तो वो जो है सेट असाइड किया जा सकता है। थर्ड है, अगर कोई प्रोविजन सेक्शन या असेसमेंट चल रहा हो और वो असेसमेंट चलने के कारण सेटलमेंट कमीशन का जो प्रोविजन है 245 HA में, जो कि पुराना एक्ट के अंतर्गत ही आज भी लीड हो रहा है, या प्रोविजन है वो एग्जिस्टिंग है इनफैक्ट इस रेस्पेक्ट में, तो अगर वो अबेट हो रहा है, मतलब वो सेटलमेंट कमीशन को कुछ समय के लिए रोक दिया गया कि भाई असेसमेंट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद एक्चुअल में डिमांड का स्टेटस पता लगेगा, देन सेटलमेंट। क्योंकि सेटलमेंट क्या होता है, डिमांड के अगेंस्ट में सेट करना होता है कि भाई फाइनल क्या जजमेंट होगा। राइट। तो इसके लिए वो ऑर्डर अगर पास होता है तो उस ऑर्डर में भी सीआईटी अपील या जेसीआईटी अपील को ये तीनों पावर है, चारों पावर है, कंफर्म करना, रिड्यूस करना, इनहेंस करना या एन्यूल करना। करेक्ट। और लास्ट जो है पेनाल्टी से रिलेटेड ऑर्डर में, या तो पेनाल्टी को वो कंफर्म कर सकता है या कैंसिल कर सकता है या चेंज भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है। राइट। क्या कर सकता है, ये सेट असाइड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, पेनाल्टी ऑर्डर सेट असाइड नहीं किया जा सकता। कंफर्म कर सकता है या कैंसिल कर सकता है या वेरी कर सकता है। वेरी मतलब रिड्यूस की, भाई 100 रुपया पेनाल्टी लगाया तो इसमें ऐसे केस में इसका 40 रुपए का पेनाल्टी लगना चाहिए था, ऐसे ऐसे प्रोविजन के अंतर्गत। क्लियर। तो ये था आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, खास करके सेक्शन 360, या ओल्ड एक्ट की बात करेंगे तो सेक्शन 251। लास्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये फॉर्मेट का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि पीपीटी में प्रॉपर्ली बना के मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, देन प्लीज गिव योर फीडबैक वेदर यू आर लाइकिंग और नॉट। बोर्ड पे तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ही बहुत सारे क्वेश्चंस के तौर पे, लेकिन कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो कि पीपीटी पे ही पढ़ाया जा सकता है। तो अगर ये मोड आप लोगों को अच्छा लगा तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सो एको लॉ चैनल को आप लोग अपना समझ के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक यू।